वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या है आज? तो आज सर ले आए हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 24। सर इतने दिनों में क्यों आए? आए तो क्यों आए, बट इतने दिनों में क्यों आए? तो भैया और भी क्लासेस हैं, सबको देखना, सबको करना, सब कुछ करना, ठीक आ गए सर। तो सर क्या कराएंगे आज लेक्चर नंबर 24 में? तो सर कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे कि मैंने बताया था कि भैया मिड आ चुका चैप्टर का, अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे। एंड की तरफ बढ़ने में क्या आता थी? गॉस थ्योरम, गॉस लॉ जिसे कह रहे। तो गॉस लॉ में हमने गॉस लॉ पढ़ा, उसकी बातें पढ़ी, उसकी कंडीशंस पढ़ी, उसकी स्टेप्स पढ़े। नहीं पढ़े पहले वाले लेक्चर देख डालो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे अब सर? तो अब आज कराएंगे सर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या होती है एप्लीकेशन? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने एप्लीकेशंस करी थी, ऐसे ही गॉस लॉ की आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन का मतलब यूजेस ऑफ गॉस लॉ। एक आती है पेपर में, लगभग आ जाती है बोर्ड के पेपर में। 3 एप्लीकेशन है, तीनों की तीनों पहले समझेंगे और आज एक करा डालेंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है सर। स्टार्ट कर ले, थोड़ा सा कर लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाए हैं आपके लिए ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिल जाए तीनों एप्लीकेशंस का, और हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज पहली वाली निपटा डालेंगे। एप्लीकेशन देखिए, 3 तरह की एप्लीकेशन गॉस लॉ की जो बोर्ड में आती है। ये पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर पहली गॉस लॉ की एप्लीकेशन। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, वायर, शीट। और तीसरी क्या है? स्फेरिकल चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर। 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से एक पूछी जा सकती है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, हम सब समझेंगे धीरे धीरे। ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। ये ऐसे कोई आपको लाइन चार्ज वायर मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग है, जिसकी लेंथ हमने फिलहाल क्या मान ली है? लेंथ मान ली है L, ठीक। अच्छा, इसमें जो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, तीनों के अंदर आपको क्या लेनी पड़ेगी? चार्ज डेंसिटी। कहीं पे लीनियर और कहीं पे सरफेस, जिसे हम एरियल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको लेनी पड़ेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है Q/L, पढ़ चुके हैं पहले। और यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आने वाला है, वो कितना आने वाला है? λ/2πε0r। सर आपने ऐसा करा क्यों, ऐसा सजाया क्यों? डायरेक्ट ही ना बता देते? तो भैया डायरेक्ट ना बताने का तरीका एक वजह है। क्या वजह है? तो वजह ये है कि भैया हमें पता होना चाहिए कि किसमें क्या रिजल्ट आ रहा है निकल के, ताकि हमारे माइंड में ये चीज सेट हो जाए कि हम ये निकालना चाहते हैं और हर इसमें ये निकल कर आएगा। क्लियर हो गई बात? तो कुछ चीजें, कुछ टर्म सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें ये बेसिकली हिंट है कि हम कैसे करेंगे। तो इसमें लैम्डा लेते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं लाइन वायर में, जिसका क्या होता है Q/L। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आती है इसमें? λ/2πε0r। r क्या होगा, कैसे होगा, वो सब धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, यानी कि r के बीच का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। तो भैया आपको E वर्सेस R का ग्राफ बनाने को डायरेक्टली बोल सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। दूसरी एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। एक शीट देंगे, उसके थ्रू आपको गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। तो इसमें एरियल आ गया, तो आ गया एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आने वाली है? वो आने वाली है σ/2πε0, σ/2ε0, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का यहां रिलेशन कैसा होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में कहीं भी R नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड नहीं करती। तो R आप चेंज करते चले जाओ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन R। तीसरी क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। इसमें आपने वॉल्यूम लेना था, बट आपने फिर भी क्या लिया है? सिग्मा लिया है। क्यों लिया है? जब हम ये करेंगे तो वहां पर इसकी बात करेंगे। फिलहाल क्या है, यहां पर भी क्या लेना? एरियल चार्ज डेंसिटी Q/A।
और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर में 3 जगह निकल कर आती है। स्फीयर के बाहर यानी कि आउटसाइड, ऑन द स्फीयर यानी कि स्फीयर की सरफेस पे, और इनसाइड द स्फीयर, 3 जगह। तो आउट में आती है 1/4πε0 q बाय स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पे यानी कि ऑन द सरफेस आती है 1/4πε0 q बाय कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड की आती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर? और इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, क्योंकि अंदर 0 है और सरफेस पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घटती चली जाती है जैसे जैसे दूर जाते हैं हम सरफेस से। तो ये है, एक बार आप कॉपी कर लो। तो ये है भैया क्या, ये है हमारा फाइनल कि हमें करना क्या है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या करेंगे सर? तो आज सर पहले निपटाएंगे कौन सी वाली एप्लीकेशन, नंबर 1 वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। तो अगली स्लाइड में स्टार्ट कर रहे क्या स्टार्ट कर रहे? तो अगली स्लाइड में स्टार्ट कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। और सर उसके 2-3 अच्छी चीजें भी आज करा डालेंगे, सब कुछ बता डालेंगे। ठीक, अगली स्लाइड में गए सर, आ गए सर। तो ये पहली एप्लीकेशन ले आए हैं, तैयार है, परोस दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर, पहली एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, और उससे पहले सर करेंगे थोड़ा सा जूम इन। क्यों करेंगे? ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम। हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लाइन वायर चार्ज वायर के, क्योंकि इस पे क्या है, चार्ज। तो हमने क्या मान लिया, ये मान लिया कि भैया ऐसे हमने एक इनफाइनाइट लाइन वायर मान लिया, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। बहुत बढ़िया। इतने पोर्शन की हमने लेंथ मान ली, क्या एल मान ली। ठीक, मान ली भैया आपने, बहुत बढ़िया, आपकी सरकार, आप मान सकते हैं। ठीक, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं इसको जो लेंथ मानी है ये मैं हटा रहा हूं, आप मान लो कि हमने मानी है। ठीक है भैया। अब ये देखो कि आपको पहले याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि भाई आप गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे थे। तो जिसको याद है, गॉस लॉ वाला जिसने लेक्चर देखा है, उसे ये पता होगा कि मैंने 4 स्टेप्स बताए थे। क्या स्टेप थे? स्टेप नंबर 1 में था आपको गॉसियन सरफेस माननी थी। गॉसियन सरफेस क्या होती थी? जो सिमेट्रिकल होती थी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस सेम होती थी। दूसरे स्टेप में क्या करते थे आप? दूसरे स्टेप में निकालते थे आप E.dA, ये निकालते थे आप दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या निकालते थे आप? तीसरे स्टेप में निकालते थे टोटल चार्ज कितना है, ये करते थे। बहुत बढ़िया। और चौथे स्टेप में क्या करते थे आप? फाइनली गॉस थ्योरम लगा देते थे। क्या? E.dA = Q/ε0। ये सब चीजें आप करते थे। तो ये सब चीजें आप यहां भी करेंगे। क्या क्यों करेंगे? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है थ्रू गॉस थ्योरम। तो ये 4 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या है? इस लाइन चार्ज वायर के अक्रॉस आपको गॉसियन सरफेस माननी है। अब देखो, लाइन चार्ज वायर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। देखो वे, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर ली। तो हम क्या कर लेते हैं, स्टेप 1 लिख देते हैं। आप चाहे तो स्टेप वाइज कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो ना करें। तो स्टेप 1 में लिख दिया हमने, कहा कि लेट अस एज्यूम ए गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। पहले स्टेप में हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली भैया। ठीक है, मान ली। अब क्या किया? अब हमने ये जो इसकी लेंथ थी सिलेंड्रिकल सरफेस की, ये तो हो गई L, ये बात कर चुके हम। और इसकी हमने रेडियस क्या ले ली? इसकी रेडियस ले ली हमने कितनी? R। तो ये भी कितना हो गया? R। तो ये भी कितना हो गया? R। इतनी बातें समझ में आ गई सारी, क्या हो गई? R आ गई। और इसकी हाइट कितनी है? L। क्लियर है बात? ठीक। अब आप देखो, गॉसियन सरफेस मान ली। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करेंगे और हम एरिया वेक्टर डिनोट करेंगे। बट हमने क्या करा, उससे लिए इजी बनाने के लिए हमें देखो, हमने इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। सर ऐसा क्यों करा? देखो, अगर आप पूरे को एक गॉसियन सरफेस मानेंगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा।
वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, पूरे को एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो आपने ये सिलेंडर है, मार्कर टाइप सिलेंडर है, इसकी एक ऊपर वाली सरफेस गॉसियन सरफेस मान ली, एक ये कर्व्ड वाली गॉसियन सरफेस मान ली, और एक ये नीचे वाली गॉसियन सरफेस मान ली। ऊपर वाली का एरिया कितना होना चाहिए? वैसे ऊपर वाली सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे वाली भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और ये वाली कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो h की जगह क्या है? l, तो कितना होगा इस वाली का? 2 पाई आर l। समझ में आ रही है बात धीरे धीरे? तो हमने सिमेट्रिकल बनाने के लिए इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। बात सही है? बात सही है, ठीक। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये 3 सरफेस हैं, इन पे तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है। देखो कैसे दिखाएंगे। अब ये लाइन वायर है, इस लाइन वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही। बात सही है? तो मैं कह रहा हूं पहली वाली जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे अगर मैं एरिया वेक्टर यहां मान लूं, ये ठीक है, इस एरिया वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर हो गई ई वेक्टर, ठीक है। अगर दूसरी वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर मान लिया जाए, ये कोई एरिया मान रहे हैं हम, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर ही होगी। और तीसरी वाली सरफेस का अगर ये मान ले तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह क्या है हमारी? सेम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइन वायर से और पॉजिटिव चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा निकल रही होंगी, ठीक है, होंगी। आगे बढ़ रहे, अब आपको एरिया वेक्टर देखना। एरिया वेक्टर कैसे देखेंगे? अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे समझते हैं चीजों को। मान लो ये हमारा सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर की 3 सरफेस है, अपर, दिस वन कर्व्ड वन, और नीचे वाली लोअर वन, ठीक है। अब अपर वाली का सरफेस एरिया ये है, अपर वाला, तो सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। तो ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां है? ऊपर है। नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां है? नीचे है। समझ में आ रही है बात? इसका ऊपर, इसका नीचे, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसका कहां होगा? ऊपर। इसका कहां होगा? नीचे। एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होता था एरिया वेक्टर। तो हम इसका भी एरिया वेक्टर बनाते हैं, तो ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसे लिख देते हैं ए वेक्टर। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ए वेक्टर, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? नीचे होगा, ये रहा एरिया वेक्टर। अब आप देखो तीनों के बीच का एंगल, पहली वाली सरफेस में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ई और ए में, ई और ए में 90 डिग्री है। इस वाली सरफेस में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और इस वाली सरफेस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। किस किस के बीच का? ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। 2 स्टेप हो गए, सॉरी पहला स्टेप हो गया कि आपको गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर ली और आपने क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया। अब स्टेप 2 करेंगे। आप चाहे तो स्टेप में लिख सकते हैं, वरना चाहे तो ना ही लिखे, ठीक। स्टेप 2 क्या करते हैं? स्टेप 2 में निकालते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं सर? तो कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डी ए, ठीक। तो ये हमने छोटे छोटे एरिया वेक्टर मान रखे हैं, डी ए वेक्टर, ये भी डी ए वेक्टर, ये भी डी ए वेक्टर। तो हम तीनों सरफेस का क्या निकाल लेते हैं? ई डॉट डी ए निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, क्या करते हैं कि हम ये करते हैं, तो ये बेसिकली है क्या? ये फ्लक्स है, तो हम फ्लक्स के टर्म में लिखेंगे कि भैया नेट फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स है कितना? इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स पहली वाली सरफेस का, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स दूसरी वाली सरफेस का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? फ्लक्स तीसरी वाली सरफेस का। ये सही है? सही है। आगे करें, देखो अब तीनों में लगाओ। ये पहली वाली सरफेस में जब आपने लगाया ई डॉट डी ए, अब क्या होता है? ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? गॉस थ्योरम से फ्लक्स होता था ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये होता था, ठीक है। तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। और थीटा यहां किस किस के बीच का एंगल है? ई और ए के बीच का। तो पहले में लगाया आपने ई डॉट डी ए, कितना आएगा? कॉस 90 डिग्री। दूसरे में लगाओ
ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। तीसरे में लगाओ ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री। सही है बात? मैं आपको बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, वरना ये 2 सेकंड का भी नहीं है मेरे लिए। ठीक, तो ये आ गया आपका फ्लक्स नेट। आगे करें। अब देखो cos 90 क्या होता है? 0। तो आप यहां पे लिख लेते हैं क्या? cos 90 होता क्या है? 0 होता है। तो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, तो क्या बचा? केवल ये वाला बचा। कितना? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस 0 कितना होता है यार? ये भी लिख डालो, cos 0 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो ये कितना होगा? ई डॉट डी ए 1। ये बचा। तो फ्लक्स नेट आ गया कितना? इतना। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, हर जगह सिमेट्रिकल है, गॉसियन सरफेस है, बात हम जानते हैं ये। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इंटीग्रेशन में कौन सी चीज रहेगी जो वेरिएबल? और वेरिएबल क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, तो डी लग रहा है इसके आगे, तो भैया ई को बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन कर दो किसका? डीए का। अब डीए का इंटीग्रेशन करते करते क्या आएगा? एरिया ए। तो डीए का इंटीग्रेशन करते करते ये क्या बनेगा? एरिया ए। और इस कर्व्ड सरफेस का, क्योंकि ये केवल सेकंड वाली सरफेस का है, याद रखना, इस सेकंड वाली सरफेस का एरिया कितना है? अभी आपको बताया मैंने, अपर वाली सरफेस सर्कल है तो हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाली सरफेस भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, बचे ये वाली कर्व्ड सरफेस, इसका कितना होगा? 2 पाई आर एच, और एच की जगह क्या है? एल, तो ये कितना होगा? 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर, ओके, हमने ई तो लिखा ही नहीं, तो ये आया कितना? ई डॉट 2 पाई आर एल। तो यहां से आपके पास फ्लक्स नेट कितना आया? फिलहाल के लिए आया ई डॉट 2 पाई आर एल। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई स्टेप 2 से। स्टेप 2 से इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। नोट कर लो, क्योंकि क्या करेंगे सर अब स्टेप 1 हटाएंगे और ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हटाएंगे। हटा दो ये लो सर। अब कराओ आगे स्टेप 3। तो भैया स्टेप 3 में क्या करते थे? कैलकुलेट करते थे टोटल चार्ज। बताया मैंने आपको टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आप यूज करेंगे यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो जो कि आपको ऑलरेडी पता है, यूजिंग लीनियर चार्ज। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहां क्या यूज करेंगे, क्योंकि लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है? लैम्डा अपॉन क्यू बाय एल है लेंथ, तो हो गई एल। तो यहां से क्यू कितना आया? यहां से क्यू आया लैम्डा इंटू एल। ठीक है। अब क्या करना है? तो अब करना है स्टेप 4। स्टेप 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बाकी की चीजें हटानी पड़ेंगी। हटा दो। ये लो सर, ये लो। हमने एक बस केवल रिजल्ट रखा अपने पास। अब करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4, तो स्टेप 4 में आपको करना है, अप्लाई करना है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए यानी कि फाई आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी कितना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसकी जगह ई डॉट डी ए की जगह आप लिख सकते हो कितना? ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है। और इसकी जगह क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ई। तो देखो यहां से एल से एल तो कट गया, तो ई कितना बचा? तो यहां से आया कितना? तो यहां से आया ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला। किसका फाइनल फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर थ्रू गॉस लॉ से। आपको मैं याद दिला दूं, क्या याद दिला दूं? आपने ये पहले भी किया है। इनफाइनाइट लाइन वायर का आपने एक्सप्रेशन पहले भी किया है। पहले कैसे किया था? पहले किया था कूलम्स लॉ के थ्रू। याद है आपको? कूलम्स लॉ के थ्रू किया था, और मैंने आपको बताया था कि भैया कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव है क्या? गॉस लॉ। तो जो आप कूलम्स लॉ से कर सकते हो वो आप गॉस लॉ से भी कर सकते हो। बट
आप जो कूलम्स लॉ से नहीं कर सकते वो भी आप गॉस लॉ से कर सकते हो। समझ में आ रही है बात है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये वही है। तो ये चीज हमने कूलम्स लॉ से भी की थी और यही चीज हमने गॉस लॉ से भी करी है। क्लियर? और यही एक्सप्रेशन आया था उस वक्त भी। सर कैसे पूछा जाएगा कि कौन सा किससे पूछा जाएगा, कूलम्स लॉ वाला कैसे पूछा जाएगा, गॉस लॉ वाला कैसे पूछा जाएगा? तो आपको कहा जाएगा सिंपली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। समझ में आ गई बात? कूलम्स लॉ से कहा जाएगा तो आप वाला लेक्चर देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, बताएंगे। और अगर गॉस लॉ से कहा जाएगा तो ये वाला लेक्चर देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, बताएंगे, लिखेंगे। ठीक ठीक। आगे क्या करेंगे सर? तो अभी तो बहुत कुछ बच रहा लेक्चर में, बहुत कुछ बच रहा। सबसे पहले कहा जाएगा कि आपको डायग्राम बनाओ, तो ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताओ। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताना है तो इनवर्स रिलेशन है, यहां से पता चल रहा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इनवर्स ग्राफ कैसा होता है जो मैंने शुरुआत में आपको बना के दिखाया था, ये लो। क्लियर हो गई बात? हो गई बात क्लियर? हटा दूं? हटा दो, हटा दो सर, हटा दो सर। अब क्या करेंगे सर? तो भैया अब आपको एक स्पेशल चीज कराएंगे इसी से रिलेटेड जो आपसे पूछ लिया जाता कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे। तो भैया अब ध्यान दो, किस पे ध्यान दो? तो ध्यान देना है आपको अब इसी डेरिवेशन में आपसे और क्या चीज पूछी जा सकती है। देखो इसमें आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 से R2। R1 से R2 आपको एक चार्ज को लेके जाना है और आपको उसे लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा। जहां बता रखा है R2 और R1 कितना है, R2 ग्रेटर देन है R1 से। देखो समझाता हूं थोड़ा सा क्या है। देखो लाइन वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, समझ में आती है आपको? जूम इन करूं थोड़ा सा, लो थोड़ा सा जूम इन हो जाए भैया। ये देखो लाइन वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है। अब इसने बोला कि मान लो ये डिस्टेंस R1 है, R1 ठीक है, ठीक, क्योंकि R2 क्या है, R1 से ज्यादा है, तो इसलिए ये डिस्टेंस मैंने क्या माना, R1 माना। तो मान लो R1 पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, R1 पे इस इतने पॉइंट इतने डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और आपको उसे R2 लेके जाना है। R2 क्या है, R2 बड़ा है, यानी कि R2 कहीं ये वाला पॉइंट है, ये वाला R2, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R2 हो गई। ठीक है, तो आपका उसे चलो इन्हें नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। तो आपको उसे कहां लेके जाना है, A से पॉइंट को कहां लेके जाना है, B से ले जाना है, क्योंकि A पर रखा हुआ है वो R1 पर रखा हुआ है और कहां लेके जाना है, B पे लेके जाना है जो कि R2 डिस्टेंस पर। इसमें आपको कितना वर्क करना पड़ा ये बताइए, ये पूछ सकता है। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि वाकई में वर्क करना पड़ा, ये कैसे पता चलेगा वर्क करना पड़ा नहीं करना पड़ा। तो देखिए आप बताइए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये रिलेशन है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर फोर्स भी जरूर लग रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, लग रही होगी। तो मेरे को बताओ अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्लियर होगी बात, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब मेरे को ये बताओ अगर मान लो ये चार्ज प्लस Q होता तो प्लस वाले को ये इधर ही धक्का दे देता, क्योंकि प्लस वाला कहां जाता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये प्लस का चार्ज था, अगर ये प्लस का चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रही है तो प्लस वाले को अपने साथ ले जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी चला जाएगा इधर। तो इधर ले जाने में वर्क क्यों लगा, पहली क्वेश्चन तो ये प्लस में। तो वर्क इसलिए लगा कि भाई ये इधर तो चला जाएगा बट ये चलता चला जाएगा। इसे कब पता है कि R2 पर रुकना है, इसे तो नहीं पता कि R2 पर रुकना है। तो इसे R2 पर रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लग रही है इसे जाने के, तो हम एक इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे।
क्लियर हुई बात। और ये आगे निकल गया तो इसे पीछे खींच के लाएंगे कहां पर, वापस R2 पे। तो हमने फोर्स लगाई इधर की तरफ और ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वर्क। तो यानी कि हमने क्या किया, इसे R2 पर रोकने के लिए हमने क्या किया, वर्क किया। क्लियर हुई बात। वो वर्क पूछ रहा आपसे। मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, अब नेगेटिव का भी सुन लो, तो ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो चार्ज किधर आएगा, वो इधर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्लोज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। अगर वो इधर आएगा तो हमें कहां लेके जाना, उसे हमें लेके जाना R2 पे, तो हमें इधर की तरफ ही फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर इधर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी तो इधर क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वर्क। क्लियर हो रही है बात। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था सर। तो भैया आपको मुद्दा ये है कि आपको वर्क तो हर हालत में करना पड़ेगा, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। जूम आउट जूम आउट। ठीक, चलिए भाई, तो आपने वर्क करना है R1 से R2 ले जाने में। तो आप देखिए कि पहले तो आपको निकालना है फोर्स, निकालो। तो कैलकुलेट करो, पहले तो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, यानी कि उस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू E। सही है। अच्छा, इस केस में आप लाइन वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाल चुके हैं, वो तो आप निकाल चुके, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये निकाल चुके आप। ठीक है, क्योंकि इसकी R क्या है, इसकी रेडियस है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, तो फोर्स कितनी आई, फोर्स आई लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतनी फोर्स लग रही है चार्ज पे। क्या यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। अगर फोर्स लग रही है और हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या करते हैं, इस पे फोर्स लग रही है चार्ज पे, जब ए पे बैठा हुआ, हम क्या करते हैं, इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, और वो छोटा डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराने में क्या करना पड़ा होगा मेरे को, छोटा सा वर्क। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज एट dr डिस्टेंस, इतना छोटा डिस्टेंस मूव कराने के लिए छोटा सा वर्क लगा होगा। तो हम इसे कहेंगे dw कितना लगा, तो dw लगा f डॉट dr, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कितना, वर्क। तो भैया छोटा सा वर्क लगा कितना, f डॉट dr। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। ऊपर वाली चीज हटा दूं क्योंकि अब ऊपर करेंगे, ये लो नोट कर लिया था। अब आगे देखो। अच्छा, f कितना है, f तो काट दिया हमने, f दोबारा से लिख लेते हैं। f कितना आया था, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, तो dw कितना आया, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr। अच्छा मेरे को बताओ, आपको वर्क कहां से कहां निकालना है, R1 से R2 निकालना है, R1 से R2 निकालना है। तो आप इसे ऐसे वर्क को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो कहां से कहां तक निकालने के लिए, R1 से R2, तो हम कहेंगे इंटीग्रेट इट फॉर R1 टू R2। R1 से R2 निकालने के लिए इस वर्क को हमने इंटीग्रेट करा। जब dw को, छोटे छोटे dw को इंटीग्रेट करा तो वो आया क्या है, w। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डॉट dr, R1 से R2। क्लियर, ठीक। अब लैम्डा कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म बाहर। तो W आया कितना, लैम्डा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 अपॉन R डॉट dr, R1 से R2। बाकी की चीजें हटा डालो। सर अच्छा लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा सर, आज तो आपने तिलक लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, इंटरनल बात नहीं बताएंगे, ठीक। तो भैया लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन log R, और उसकी लिमिट लगा दो R1 से R2। लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट R2 माइनस लोअर लिमिट R1।
और log R2 को इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन R1। ये आया वर्क, यानी कि इतना वर्क लगेगा, 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 हटेगा, खत्म हो गया। तो भैया ये था, क्या था, ये था, क्या था, ये था, क्या था, ये था लेक्चर नंबर 20, हट गया 24। तो यहां तक समाप्त हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर, और हमने क्या कर लिया, वर्क डन निकालना भी सीख लिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर मूव करा रहे तो वीडियो अभी भी देख रहे, लाइक कर रहे, वीडियो को कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे, ठीक है, एंड कर दूं, कर